नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपेक्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता होगा कि बोर्ड परीक्षाएं आपकी जल्दी शुरू होने वाली है, उसकी अच्छी तैयारी के लिए हमने प्री बोर्ड की शुरुआत की है। आज की कक्षा में हम हिंदी का जो प्री बोर्ड है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हिंदी का जो प्री बोर्ड है, ध्यान रखना 80 नंबर का आपका पेपर होगा, उस 80 नंबर के अनुसार हम तैयारी करवाने वाले हैं। आज का जो है पहला भाग, 3 भाग में डिवाइडेशन कर रखा हमने। आज के भाग में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, भाग 1 जैसा कि लिखा हुआ कि फेज फर्स्ट, फिर इसका सेकंड भाग, फिर इसका थर्ड भाग। तो पहले भाग में हम चर्चा करने वाले हैं 28 नंबर का पहला भाग है, फिर आपका दूसरा भाग होगा, फिर उसका तीसरा भाग होगा। तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं भाग 1 के बारे में। देखें क्या है, खंड जो ए है। अब खंड ए में देखो क्या प्रश्न, छोटे वाले प्रश्न हैं। अब प्री बोर्ड पूरा होगा उस 80 नंबर में, ध्यान रखना जो पहला क्वेश्चन होगा उस पहले क्वेश्चन में यानी प्रश्न नंबर 1 में 11 सवाल पूछे जाएंगे। हमने क्या किया है उसके अनुसार तैयार किया है। तो जो पहला देखें क्या है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक यानी MCQ वाले क्वेश्चन है, उसमें एबेसेदे वाले। तो निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर क्या करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में आप क्या करें, लिखें। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका में लिखने का काम करना है आपको अच्छे से, पहले उसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर फिर आपको क्या करना है, उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका में क्या लिखना है, एक एक नंबर के कितने सवाल है यहाँ पर, ध्यान रखना 3 सवाल है। एक एक नंबर के कितने सवाल पूछे गए, ध्यान रखना एक एक नंबर के आपसे 3 सवाल पूछे गए यहाँ पर, उनका क्या करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न क्या है, तितलियों की, क्या लिखा है, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पहला प्रश्न क्या है, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है। ये जो दूसरा पार्ट है आपका पतंग, पतंग कविता में से लिया गया है। इसमें से क्या पूछा गया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है। अब देखो इसके आधार पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं एबेसेदे वाले। नंबर 1 जो देखो ए लिखा हुआ, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को, इसको कहा गया है कि आसमान में जो रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही है उसको तितली कहा गया है। फिर क्या लिखा हुआ है, बाजार में बिकने वाली पतंगों को कहा गया है। फिर क्या है, तीसरा बगीचों में उड़ने वाली तितलियों को कहा गया है। और चौथा क्या है, बच्चों की दुनिया को कहा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 का उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना ये वाला अ होगा, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को क्या कहा गया, ध्यान रखना तितलियां कहा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना अ होगा, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को, ये उसका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ा और प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको पढ़ना है, फिर क्या देना, उसका उत्तर देना है। ठीक है, देखें इसके बाद में नंबर 2 क्या लिखा हुआ, नंबर 2 तमाशबीनों की, नंबर 2 क्या, ध्यान रखना तमाशबीनों की शाबाशी। तमाशबीन शाबाशी दे रहे हैं, शाबाशी के साथ क्या कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। पंक्ति में वाह वाह जो ये शब्द है ये कौन कर रहा है, यानी कौन करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह पंक्ति में वाह वाह कौन करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 क्या दे रखा, तमाशा देखने वाले लोग क्या ये शाबाशी और वाहवाही कर रहे हैं। नंबर 2 लिखा है विद्वान लोग क्या ये कर रहे हैं। नंबर 3 क्या है, बुद्धिमान लोग क्या ये कर रहे हैं। और नंबर 4 है उपयुक्त सभी क्या सभी कर रहे हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, नंबर 1 होगा, कौन सा, तमाशा देखने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शाबाशी और वाहवाही कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। देखें इसके बाद नंबर 3, नंबर 3 क्या है, सूर्योदय के साथ। नंबर 3 क्या लिखा है, सूर्योदय के साथ, जैसे ही सूर्य उदित होता है तो सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह का चित्रण है। और सुबह के साथ में क्या किया गया, जीवंत परिवेश की कल्पना की गई है, किसके द्वारा, कवि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ये जो प्रश्न कहां से लिया गया है, जो आपकी उषा कविता है और उषा कविता के जो कवि है शमशेर बहादुर सिंह, वहां से इस प्रश्न को लिया गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि सूर्योदय के साथ साथ गांव की सुबह के साथ जीवंत परिवेश की कल्पना की गई है। कैसे की गई है, एबेसेदे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। नंबर 1 क्या है, वहां सिल है, सिल ध्यान रखना मसाला पीसने का जो पत्थर होता है उसे क्या कहा गया, ध्यान रखना सिल कहा गया है। मसाला पीसने का जो पत्थर है ध्यान रखना उसे क्या कहा गया, ध्यान रखोगे सिल कहा गया है। ठीक है, वहां सिल है क्या, पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरा क्या लिखा हुआ, राख से लिपा हुआ, राख से लिपा हुआ क्या चौका है, क्या चौका, ध्यान रखा रसोई घर का फर्श उसे कहा गया है। नंबर 3 क्या है, स्लेट पर चौक मलते आदर्शीय बच्चों के क्या हाथ है क्या, या देख क्या लिखा, उपयुक्त सभी, ध्यान रखना ये सभी है।
वहां सिल है, सिल यानी ध्यान रखना मसाला पीसने का पत्थर, सिल का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना मसाला पीसने का पत्थर है क्या, बिल्कुल है, मसाला पीसने का पत्थर, उसे कहा गया सिल, मसाला पीसने का क्या है, पत्थर है। ठीक है, फिर क्या लिखा, राख से लिपा चौका, ध्यान रखोगे चौका रसोई घर का फर्श है, उसे क्या कहा गया, चौका कहा गया है। स्लेट पर चौक मलते एदर्शी बच्चों के हाथ है, और दे उपयुक्त सभी, तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा, दे होगा, इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना दे होगा, वो क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये 3 प्रश्न हो गए। इसके बाद ध्यान रखना खंड ए चल रहा, ध्यान रखना खंड ए में प्रश्न नंबर 2 क्या है, अपठित गद्यांश है। तो क्या लिखा, निम्नलिखित है अपठित, अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा हुआ नहीं है आपके, और अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़कर उन प्रश्नों के क्या देने, उत्तर देने। ध्यान रखना अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आपका पैटर्न आया वो ध्यान रखना अलग प्रकार का पूछा गया है, लेकिन वार्षिक परीक्षा का जो पैटर्न है हूबहू इस पैटर्न पर आएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना, एबेसडे वाले प्रश्न नहीं आने वाले हैं अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश के अंदर। ठीक है, तो कैसे आएंगे देखें, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को क्या करना, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर। किसमें, अपनी उत्तर पुस्तिका में जो आपको कॉपी आंसर शीट मिलेगी उसमें देखो कितने सवाल आएंगे, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने कितने नंबर के आएंगे, ध्यान रखना 1-1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले इसको पढ़ें अच्छे से गद्यांश को, और गद्यांश को पढ़कर फिर क्या करना है, आपको उनके उत्तर देने हैं। ठीक है, देखो क्या है, हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। राम काव्य के बारे में बता रहे कि हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम क्या बता रहे, हिंदी में सर्वप्रथम संस्करण 1342 में क्या हुआ, लिखित कवि कौन, भूपति कृत, भूपति के द्वारा रचित, कृत ध्यान रचित, कौन सी रचित, रामचरित रामायण, भूपति के द्वारा कौन सा ग्रंथ रचा गया, रामचरित रामायण रचा गया। तो रामचरित रामायण का संकेत मिलता है। देखो क्या कहा गया है, हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है। हिंदी में सर्वप्रथम संस्करण 1342 में लिखित कवि भूपति रचित रामचरित रामायण का संकेत मिलता है, परंतु उसकी अभी तक कोई प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं हुई है। देखो अभी तक उसकी कोई प्रतिलिपि, उसकी कोई कॉपी उपलब्ध नहीं है हमारे पास। हिंदी में ध्यान रखना, हिंदी में तुलसी ही रामायण के प्रमुख कवि है। हिंदी में अगर बात करें तो रामायण जो रचित है वो तुलसी इसके प्रमुख कवि है। तुलसी के साथ में और कौन है, तुलसी के समकालीन कवियों में, भाई तुलसी के साथ और कौन कौन से कवि है, तो तुलसी के समकालीन कवियों में से क्या है, मुनीलाल कृत, मुनीलाल रचित राम प्रकाश काव्य, कौन सा काव्य, ध्यान रखना राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो किस आधार पर, रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ध्यान रखोगे क्या, तुलसी के समकालीन कवियों में से मुनीलाल कृत राम प्रकाश नाम का एक काव्य है जो किस आधार पर लिखा गया, रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ये देखो गद्यांश है, आगे की देखो व्याख्या और है इसमें। महाकवि केशव, ध्यान रखना केशव दास, ये भी राम भक्त कवि है। महाकवि केशव ने कौन सा ग्रंथ रचा, रामचंद्रिका नामक एक महाकाव्य की क्या की रचना की। तो ध्यान रखना ये भी राम भक्त कवि है, कौन, केशव दास जी। उन्होंने कौन सा ग्रंथ रचा है, रामचंद्रिका नामक ग्रंथ रचा, जिसमें काव्य कौशल का तो देखो दिखा, जिसमें काव्य कौशल का तो क्या है, प्राधान्य है, उसका महत्व है, परंतु चरित्र चित्रण एवं प्रबंधात्मकता की उपेक्षा की गई है। देखो चरित्र चित्रण और प्रबंधात्मकता की क्या है, उपेक्षा है, उसका कम महत्व है, उसका कम वर्णन किया गया। सेनापति ने भी अपने ग्रंथ कौन से, कवित रत्नाकर में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत, सेनापति ने भी अपने कवित रत्नाकर में चौथी एवं पांचवी तरंगों के अंतर्गत, यहाँ आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा, पांचवी तरंगों के अंतर्गत रामायण एवं राम रसायन का क्या क्या वर्णन किया है। ये सेनापति ने भी वर्णन किया है, ध्यान रखो ना। तुलसी के समकालीन कवियों के उपरांत भी, तुलसी के बाद के कवि, ठीक है, उपरांत भी क्या हुआ, हिंदी में राम काव्य के दर्शन होते हैं। भाई तुलसी के बाद भी कहते हैं कि जो कवि है उनमें भी कहते हैं कि राम काव्य के दर्शन है। इनमें से कौन है, हृदयारामकृत हनुमान नाटक मिलता है। तदुपरांत उसके बाद में प्राणचंद चौहान के द्वारा रचित रामायण महानाटक मिलता है, रामायण महानाटक मिलता है, जो संवाद रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, अपठित गद्यांश है। और अपठित गद्यांश
पर आधारित क्या है, प्रश्न है। ठीक है, अपठित गद्यांश पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके क्या देने, आपको उत्तर देने हैं। एबे सैदे वाले नहीं आएंगे, ध्यान रखना इस चीज का। अर्धवार्षिक परीक्षा में एबे सैदे वाले पूछे गए थे, ध्यान रखना, गलती से पूछा गया था, पैटर्न गलत था, लेकिन जो बोर्ड परीक्षा का पैटर्न आएगा हूबहू इस पैटर्न पर आएगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस गद्यांश पर क्या करने, उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये जो हमने गद्यांश पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि इस गद्यांश का कोई शीर्षक हो सकता है। ठीक है, तो राम काव्य के बारे में इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम इसका उत्तर क्या करेंगे, ध्यान रखना, उत्तर लिखना राम काव्य। तो राम काव्य में ध्यान रखना क्या करेंगे, राम काव्य की क्या है, ध्यान रखना यहाँ पर उपयोगिता है। क्या है, राम काव्य की यहाँ पर क्या, ध्यान रखना उपयोगिता। तो ये इसका क्या, ध्यान रखना शीर्षक है, कौन सा, राम काव्य की उपयोगिता। ठीक है, राम काव्य की उपयोगिता, इसका क्या ध्यान रखोगे, शीर्षक है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या, ध्यान रखना राम काव्य की उपयोगिता। ठीक है, राम काव्य की उपयोगिता, इसका क्या ध्यान रखना, उचित शीर्षक है। राम काव्य की उपयोगिता, ध्यान रखना क्या है, उचित आपका शीर्षक है। ठीक है, इस बात का इस ठीक है, नंबर 1। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, किस कवि के किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है। ये प्रश्न कहां से मिलेगा, गद्यांश में से मिलेगा, ध्यान रखना, गद्यांश में से प्रश्न मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा किस कवि के किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है। वापस पीछे आओ, देखो वापस पीछे आओ, क्या लिखा है, 1342 में लिखित कवि भूपति कृत रामचरित रामायण का संकेत मिलता, परंतु अभी तक उसकी कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना ये रामचरित रामायण, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्या होगा, रामचरित जो रामायण है, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ध्यान रखना इसका उत्तर क्या है, रामचरित रामायण, रामचरित रामायण। ठीक है, तो रामचरित रामायण इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखना उत्तर हो जाए। किसके द्वारा रचित है, भूपति कृत। ठीक है, ये इसका क्या, ध्यान रखना उत्तर है। ठीक है, दूसरे का देखें आगे, तीसरा कौन सा काव्य, ध्यान रखना कौन सा काव्य रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सा काव्य रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, वापस बैक आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा काव्य रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, तो देखो कौन सा काव्य रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। तुलसी के समकालीन काव्यों से मुनीलाल कृत राम प्रकाश काव्य मिलता है, जो रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा, राम प्रकाश होगा। इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना राम प्रकाश। कौन सा काव्य रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया, तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या है, राम प्रकाश इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, राम प्रकाश इसका उत्तर होगा। आपको पूरा लिखना, ध्यान रखना कौन सा काव्य है, तो राम प्रकाश काव्य। जैसे लिखा राम प्रकाश, उत्तर करके क्या लिखोगे, ऐसे लिखना आपको उत्तर। इसका उत्तर क्या है, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, राम प्रकाश होगा। ठीक है, वापस से कर देते हैं इसको उत्तर। ठीक है, राम प्रकाश काव्य। तो आपको पूरा लिखना कौन सा काव्य, जैसे राम प्रकाश काव्य, ऐसे लिखना राम प्रकाश काव्य रीति शास्त्र, राम प्रकाश काव्य रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, कौन सा काव्य, तो राम प्रकाश काव्य, ध्यान रखोगे रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, देखो आगे देखो क्या है, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, तो ध्यान रखना रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, इसमें आ रखा है। तो रामचंद्रिका काव्य के कवि ध्यान रखना कौन है, आपके केशवदास जी है। कौन है, ध्यान रखना केशवदास। ठीक है, तो उत्तर क्या लिखोगे इसका, केशवदास। पूरा लिखना आपको, क्या पूरा लिखना है, रामचंद्रिका काव्य के कवि कौन है, तो रामचंद्रिका काव्य के कवि केशवदास जी है। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखोगे। चलो अगर देखें पांचवा, कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान रखना कौन सा काव्य
संवाद रूप में लिखा गया है। देखो इसका उत्तर क्या होगा, इसके लिए वापस पीछे आना पड़ेगा आपको, उस गद्यांश में आपको चेक करना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। कौन सा काव्य संवाद रूप में लिखा गया, देखो सबसे लास्ट में लिखा गया है। तदुपरांत प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक मिलता है जो संवाद रूप में लिखा गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना ये वाला होगा, रामायण महानाटक। इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान रखना रामायण महानाटक होगा। इसका उत्तर होगा रामायण महानाटक, ध्यान रखना इस चीज का। इसका उत्तर क्या होगा, रामायण महानाटक होगा। इसका उत्तर क्या होगा, रामायण महानाटक होगा। रामायण महानाटक, रामायण महानाटक इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लास्ट प्रश्न है, राम भक्ति के कवि कौन माने जाते हैं। इसमें कौन कौन से कवि है जो राम भक्ति कवि है, ध्यान रखना 2-3 कवि है वो सब राम भक्त कवि है, ध्यान रखना। पहले तो कौन है आपके, तुलसीदास जी है, ध्यान रखना तुलसीदास जी है, तो ध्यान रखना तुलसीदास है। तुलसीदास जी के साथ में और कौन, केशवदास भी है, ध्यान तुलसीदास है, तुलसीदास के साथ में और कौन है, ध्यान रखना केशवदास भी राम भक्त कवि है। केशवदास भी क्या है, राम भक्त कवि है। ठीक है, और कौन, देखो पीछे इसमें देख लो और कौन कौन है, तो और कौन कौन देखो तो इसमें आएगा आपका प्राणचंद चौहान, ये भी ध्यान रखना राम भक्त कवि है। 3 लिख देते हैं आप, प्राणचंद चौहान। इसमें देखना चेक करना कौन कौन से कवि है। ठीक है, तो मुख्य ध्यान रखना तुलसीदास है, केशवदास है और ये कौन, ध्यान रखना प्राणचंद चौहान है। ठीक है, प्राणचंद चौहान। ठीक है, ये भी क्या ध्यान रखना, राम भक्त कवि है। कैसे कवि है, ध्यान रखना राम भक्त कवि है। कौन है, प्राणचंद चौहान। ठीक है, देख लें वापस क्या है, प्राणचंद्र चौहान है, ध्यान रखना इस चीज का, प्राणचंद नहीं है, प्राणचंद्र चौहान है, प्राणचंद्र चौहान है। ये कौन से कवि है, राम भक्त कवि है। ठीक है, तो ये तो क्या है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, और अपठित गद्यांश के बाद में अगला जो आपका प्रश्न है वो आएगा, ध्यान रखना अपठित पद्यांश। ठीक है, अपठित पद्यांश पढ़ा हुआ नहीं है और उस अपठित पद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों के आपको क्या देने, उत्तर देने हैं। ठीक है, ये लो देखें क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्या लिखें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अपठित गद्यांश के भी ध्यान रखना 6 प्रश्न थे, उन 6 प्रश्नों के उत्तर देने थे, और अब अपठित पद्यांश जो इसके भी ध्यान रखना 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले अपठित पद्यांश को अच्छे से पढ़ना, एक बार पढ़ना, समझ में नहीं आए दूसरी बार पढ़ना। ठीक है, फिर उन प्रश्नों के क्या करना, आप उत्तर देने का प्रयास करना। देखो क्या कह रहे हैं, रोना और मचल जाना। देखो रोना और मचल जाना, रोना और मचल जाना क्या आनंद दिलाते थे। कहते हैं कि जब छोटे होते हैं तो कहते हैं कि रोते हैं और किसी बात के लिए जब हट करते हैं तो कितने आनंद की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े मोती से, कहते हैं कि जब कोई बात नहीं मानी जाती तो कहते हैं कि आंखों से आंसू निकालते हैं, मानो कोई जयमाला है। ध्यान रखना, बड़े बड़े मोती से आंसू निकालते हैं मानो जयमाला। जयमाला किसकी है, ध्यान रखना आंसुओं की। बड़े बड़े मोती के जो आंसू उसे जयमाला कहा गया है। मैं रोई, कौन, एक बच्ची रोई, माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। क्या कह रहे हैं कि जब बचपन होता है छोटे से बच्चे और जब रोते हैं तो कहते हैं कि माँ को बड़ी चिंता होती है कि उसकी संतान को क्या हो गया। तो मैं रोई, एक कवित्री ध्यान रखना कह रही है कि मैं रोई, मैं काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पहुंच कर चूम चूम कर गीले बालों को कहते हैं कि सुखा दिया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखोगे, झाड़ पहुंचकर चूम चूम कर गीले बालों को नहीं ध्यान रखना, यहाँ पर गीले गालों को सुखा दिया। कहते हैं कि यहाँ पर जो गाल है उसको कहा गया, ध्यान रखोगे इस चीज का। यहाँ पर ध्यान रखना क्या चीज है, यहाँ पर ध्यान रखना गीले गीले बाल नहीं है, ध्यान रखना गीले गीले गालों को कहते हैं कि जो रोने से कहते हैं कि जो आंसू आए उन आंसुओं को कहते हैं कि सुखाने का कार्य उसकी माँ ने किया। दादा ने चंदा दिखलाया। देखो क्या करें, दादा ने चंदा दिखलाया, चंद्रमा दिखाया, और चंद्रमा दिखाने से कहते हैं कि नैन, नैन या नेत्र, नीर यानी पानी। अब नेत्रों में से जो कहते हैं कि पानी आया, नेत्रों में से जो आंसू आया, उन आंसुओं में भी कहते हैं कि एक प्रसन्नता का भाव आ गया, दमक चमक उठे, प्रसन्नता का भाव आ गया। नैन नीर युत, नैन नीर युत, ध्यान रखना आंखों में कहते हैं कि जो आंसू आए उन आंसुओं में भी कहते हैं कि अब क्या हो गया, एक प्रसन्नता का भाव छा गया।
ठीक है, तो आंसुओं से भरी आंखों में प्रसन्नता का भाव होना। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। जैसे कहते हैं कि चेहरे पर मुस्कान आई तो सबके चेहरे कहते हैं कि खुश हो गए। वह सुख का साम्राज्य, कौन सा? बचपन। ध्यान रखना, सुख का साम्राज्य बचपन को कहा गया कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली क्या हो गई? बड़ी हुई, लूटी हुई। ऐसा लगा कि उसे लूट लिया गया, कुछ उसका ठग लिया गया है। दौड़ द्वार पर मैं खड़ी हुई। ये क्या है? पद्यांश है। लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी, दौड़कर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। अब लेखिका ये बताना चाहती है कि जो बचपन के दिन होते हैं वास्तविकता में अच्छे होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। ठीक है, तो इस पद्यांश को पढ़ा और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में इस पद्यांश पर आधारित क्या है? प्रश्न है। उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखो नंबर 1 लिखा है, रोना और मचल जाना क्या दिलाते थे? देखो पद्यांश में क्या लिखा हुआ? शुरुआत में देखो, रोना और मचल जाना आनंद दिलाते थे। तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा? आनंद होगा। इसका उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, आनंद होगा। देखें इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर ध्यान रखना आनंद है। क्या है? आनंद है। रोना और मचल जाना क्या दिलाते थे? तो रोना और मचल जाना ध्यान रखना आनंद दिलाते थे। ध्यान रखना, पूरा लिखना। आप, मैं जैसे लिख रहा हूं आनंद, तो आप लिखोगे रोना और मचल जाना आनंद दिलाते थे। ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा? आनंद होगा। इसके बाद देखें, जयमाला किसकी बनी होती थी? ध्यान रखना, देखो लिखा हुआ है पद्यांश में क्या लिखा हुआ है? बड़े बड़े मोती से आंसू, आंसुओं की जयमाला बनी होती। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना यहाँ पर आंसू इसका क्या होगा? उत्तर होगा। जयमाला किसकी बनी होती? तो ध्यान रखना आंसुओं की बनी होती। ठीक है, जब बच्ची रोती थी तो बताया गया है कि जयमाला किसकी बनी होती? ध्यान रखना, जयमाला आंसुओं की। ठीक है, आंसुओं की बनी होती थी। ठीक है, ये इसका क्या होगा? उत्तर होगा। सबके चेहरे क्यों चमक उठे? क्या? धुली हुई मुस्कान को देखकर आया था, धुली मुस्कान को देखकर, उस बच्ची की मुस्कान को देखकर सबके चेहरे कहते हैं कि चमक उठे। तो ध्यान रखना, मुस्कान को देखकर, धुली मुस्कान को देखकर। ध्यान रख, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर मुस्कान को देखकर। आप क्या लिखोगे? धुली हुई मुस्कान को देखकर सबके चेहरे क्या हो गए? चमक उठे। धुली हुई मुस्कान को देखकर सबके चेहरे चमक उठे। ठीक है, तो सबके चेहरे क्यों चमक उठे? धुली हुई मुस्कान को देखकर सबके चेहरे चमक उठे। उसके बाद में उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ध्यान रखना, उपयुक्त पद्यांश जो है इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? इसका क्या हो सकता शीर्षक? तो इसका ध्यान रखना शीर्षक क्या होगा? मेरा बचपन होगा। क्या होगा? ध्यान रखना, मेरा बचपन। ठीक है, तो मेरा बचपन, या ऐसे लिख सकते हैं मेरे बचपन के दिन। ठीक है, मेरा बचपन लिखो, या ध्यान रखना मेरे बचपन के दिन लिखो। ध्यान रखना एक ही है, मेरे बचपन के दिन, मेरे बचपन के दिन। ठीक है, चलो। दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया? दादा ने कवित्री को, लेखिका को क्या दिखलाया? चंद्रमा दिखलाया। ठीक है, दादा ने चंदा दिखलाया। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या लिखना है? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा लिखो, या लिखा दादा ने चंदा दिखलाया। तो ध्यान रखना ये चंदा। फिर नैन नीर युत, नैन यानी नेत्र, नीर यानी पानी। ध्यान रखना, नेत्रों में से जो पानी आया, जैसे कहते हैं कि दादा ने चंद्रमा दिखाया तो क्या हो गया? उन नेत्रों में एक खुशी का भाव आ गया, प्रसन्नता का भाव आ गया। तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? आंसुओं से भरी आंखों में प्रसन्नता का भाव होना। ध्यान रखना, आंसुओं से भरी आंखों में किसका भाव होना? प्रसन्नता का। ठीक है, आंसुओं से भरी आंखों में, आंसुओं से भरी आंखों में, आंसुओं से भरी आंखों में प्रसन्नता का भाव होना। आंसुओं से भरी आंखों में किसका भाव होना? प्रसन्नता का, खुशी का। ठीक है, आंसुओं से भरी आंखों में प्रसन्नता का भाव होना। ठीक है, तो ये क्या है? आपके अपठित पद्यांश। अपठित गद्यांश हो गया, अपठित पद्यांश हो गया। देखिए आगे खंड ब आ गया भाग ब। भाग ब में क्या है? निम्नलिखित है लघुतरात्मक। ध्यान रखना, निम्नलिखित क्या है? लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग कितने शब्दों में दीजिए? 40 शब्दों में देने का काम करना है आपको। प्रश्न क्या पूछा गया? ध्यान रखना, कैमरे में बंद अफाइज। प्रश्न क्या पूछा गया? ध्यान रखना, कैमरे में बंद अफाइज किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखना, रघुवीर साय। कैमरे में बंद अफाइज जो पाठ है किसके द्वारा लिखा गया? ध्यान रखना, रघुवीर साय। ठीक है,
इस कविता का क्या पूछा गया, प्रतिपाद्य पूछा गया। कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट की, ध्यान रखना प्रतिपाद्य क्या हो चाहे उद्देश्य क्या हो, चाहे प्रतिपाद्य क्या हो चाहे उद्देश्य क्या हो, ध्यान रखना, या मूल संवेदना क्या हो, ठीक है। चाहे प्रतिपाद्य क्या हो चाहे उद्देश्य क्या हो, चाहे मूल संवेदना क्या हो, चाहे वर्ण्य विषय क्या हो, ध्यान रखना, ठीक है। एक ही चीजें होती है। कैमरे में बंद अपच कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, उद्देश्य या मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो क्या बताया गया इसका प्रतिपाद्य, ध्यान रखना। इस प्रतिपाद्य में, इस उद्देश्य में यह बताने का प्रयास किया रघुवीर साई ने। रघुवीर साई ने जो कविता का निर्माण किया है कैमरे में बंद, एक कैमरा है और कैमरे में कहते हैं कि एक अपाहिज विकलांग व्यक्ति को बंद कर दिया गया, और उसका फिर क्या लिया गया, साक्षात्कार लिया गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना क्या बताने का प्रयास किया है, इसमें यह बताने का प्रयास किया है कि दूरदर्शन कर्मचारियों की, ध्यान रखना, दूरदर्शन कर्मियों की या कर्मचारियों की, दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता, दूरदर्शन कर्मचारियों की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता, दूरदर्शन कर्मचारियों की संवेदनहीनता और क्या लिखा है, व्यावसायिकता पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है, व्यावसायिकता, व्यावसायिकता पर, दूरदर्शन कर्मचारियों की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर आक्षेप, आक्षेप या ध्यान रखना व्यंग्य की बात होती है, आक्षेप, आक्षेप किया गया है। किस प्रकार से, उस विकलांग व्यक्ति के प्रति वो दूरदर्शन कर्मचारी जो होते हैं वो कहते हैं कि क्रूर बन जाते हैं, निर्दयी बन जाते हैं, उनके मन में दया का भाव नहीं होता। तो रघुवीर साई ने यही बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से उस विकलांग व्यक्ति के साथ उन लोगों ने कहते हैं कि क्रूरता जैसा भाव निभाया। तो दूरदर्शन कर्मचारियों की संवेदनहीनता, उनके मन में दया का भाव नहीं है, क्यों, और व्यावसायिकता, व्यवसाय अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया, जो कि रघुवीर साई कहते हैं कि ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इसका क्या है, प्रतिपाद्य है, ठीक है। मुख्य बात मैंने यहाँ लिख दी, बाकी आप लोग एक लाइन और ऐड करके लिखोगे कि दूरदर्शन कर्मचारियों की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर आक्षेप किया गया है। दूरदर्शन कार्यक्रम का जो उद्घोषक होता है वो किस प्रकार से उस अपाहिज व्यक्ति को कहते हैं कि एक स्टूडियो बंद करता है, फिर उसका साक्षात्कार लेता है, उसकी पीड़ा को किस प्रकार से बाहर निकलवाने का प्रयास करता है, क्यों, ताकि उसका जो कार्यक्रम है वह रुचिकर बन जाए, रोचक बन जाए, इसके लिए, ठीक है। तो ये इसका क्या ध्यान रखना, प्रतिपाद्य है। चलो देखें आगे, खंड से आ गया है, और खंड से में ध्यान रखना क्या लिखा है, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न, ध्यान रखना क्या लिखा है, निम्नलिखित है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 80 से 100 शब्दों में क्या करने, उत्तर देने हैं। अथवा के अंतर्गत पूछा जाएगा, ध्यान रखना 3 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि उषा कविता, ये उषा कविता ध्यान रखना शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा रचित है, इंपोर्टेंट है, आने की संभावना है। तो उषा कविता प्राचीन एवं नवीन बिंबों का, प्राचीन एवं नवीन बिंबों का जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। क्या प्रश्न पूछा गया है, उषा कविता प्राचीन एवं नवीन बिंबों का, प्राचीन बिंब भी है, बिंब क्या होता है, किसी भी दृश्य को देखकर उसको शब्दों में बांध देना बिंब कहलाता है। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने यहाँ प्राचीन बिंबों के साथ साथ नवीन बिंबों का प्रयोग किया, क्या ऐसा है, अगर है तो कैसे, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। देखें इसका उत्तर क्या होगा, उषा कैसी रचना है, ध्यान रखना उषा कैसी रचना है, उषा एक प्रयोगवादी रचना है, ध्यान रखना उषा कैसी रचना, प्रयोगवादी रचना है। और प्रयोगवादी काव्य शैली में कवियों ने क्या किया, ये ध्यान रखना, उषा एक, देखें उषा एक प्रयोगवादी रचना है, उषा एक ऐसी रचना, ध्यान रखना प्रयोगवादी, नए नए प्रयोग किए गए हैं, उषा एक प्रयोगवादी रचना है। और प्रयोगवादी काव्य शैली में होता क्या है, प्रयोगवादी काव्य शैली में, प्रयोगवादी काव्य शैली में कवियों ने, कवि कौन, ध्यान रखना यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह है। प्रयोगवादी काव्य शैली में कवियों ने क्या किया, काव्य शैली में कवियों ने पहले से चले आ रहे, पहले से
चले आ रहे बिंबों तथा उपमानों के स्थान पर, पहले से चले आ रहे बिंबों तथा उपमानों के स्थान पर सर्वथा नए बिंबों का क्या क्या प्रयोग किया। पुराने बिंबों के स्थान पर क्या किया गया, ध्यान रखना, सर्वथा नए बिंबों का प्रयोग किया। नए बिंबों का प्रयोग किया। ठीक है, अब क्या क्या प्रयोग किया गया है वो चीजें ध्यान रखना आप लोग, क्या क्या प्रयोग किया गया ध्यान रखोगे। इस कविता में भोर का दृश्य जो है, भोर का दृश्य ध्यान रखना। आप देखो, भोर का दृश्य प्रस्तुत करने के लिए, भोर या सुबह का जो दृश्य है भोर का दृश्य, उस भोर के दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए कवि ने क्या क्या बताया है कि जो भोर का दृश्य है वो कैसा लग रहा है। भोर का दृश्य ध्यान रखना कैसा कैसा लग रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। भोर के दृश्य के लिए ध्यान रखना, भोर का दृश्य जो है, भोर का अर्थ होता उषा और उषा का अर्थ होता ध्यान रखना सूर्योदय से पूर्व का जो समय है। ठीक है, तो भोर का दृश्य प्रस्तुत करने के लिए कवि ने क्या किया, आकाश के लिए किन किन बिंबों का प्रयोग किया। पहले बता रहे हैं कि आकाश कैसा लग रहा है, ध्यान रखना नीला शंख जैसा लग रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं कि आकाश जो है कैसा लग रहा है, ध्यान रखना। फिर कहते हैं कि आकाश कैसा लग रहा है, राख से लीपा हुआ चौका जैसा लग रहा है। क्या लग रहा है, राख से लीपा चौका जैसा लग रहा है, राख से लीपा चौका, चौका ध्यान रखना रसोई घर का फर्श। ठीक है, फिर कहते हैं कि किसके समान, ध्यान रखना काली सिल। ठीक है, फिर क्या बताया गया, ध्यान रखना काली सिल बताई गई है, लाल केसर से धुली काली सिल, ध्यान रखोगे। राख से लिपा चौका, चौके के बाद ध्यान रखना क्या है, लाल केसर से धुली काली सिल, लाल केसर से धुली क्या है, सिल है, सिल यानी मसाला पीसने का, ध्यान रखना पत्थर। फिर क्या ध्यान रखना, लाल खड़िया चौक क्या है, स्लेट है, और स्लेट पर कहते हैं कि लाल खड़िया चौक, खड़िया से मली या चौक के बारे में बताया गया है। एक तरफ स्लेट है और काली, स्लेट यानी काले रंग की पार्टी, उस पर कहते हैं कि बच्चे ने लाल रंग से चौक से लिख दिया है। और फिर कहते हैं कि नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा शरीर है, ये बताया गया। सारे के सारे उपमान ध्यान रखना कैसे हैं, ध्यान रखोगे नए उपमान, सारे के सारे नए उपमानों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। इस चीज का आप विशेष रूप से क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, कवि ने क्या बताया है कि सारे के सारे उपमान क्या है, नए हैं। तो ठीक है, प्राचीन या नवीन बिंबों का जीवन दस्तावेज है तभी तो कवि ने इसका क्या किया, वर्णन किया। मुख्य मुख्य बातें आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। इस प्रकार का आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद में देखें आगे, अथवा में एक और प्रश्न पूछा गया है, रस का अक्षय पात्र, रस का ऐसा अक्षय पात्र जो कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो अथवा में क्या, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना क्रम की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया, संकेत किया। कवि ने रचना क्रम की कौन कौन से विशेषताएं बताई है। ठीक है, कौन कौन विशेषता बताई है, तो कवि क्या बताना चाहते हैं कि संसार में जो खेती करते हैं, कृषि उत्पादन, वो तो कहते हैं कि सीमित समय के लिए तो समाप्त हो जाता है, लेकिन मैंने जो कविता का निर्माण किया है और उस कविता का जो रस है, कविता का जो आनंद है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कवि ने ये बताया। तो रस का ऐसा अक्षय पात्र जिसमें भरा हुआ रस कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखें इसका उत्तर, क्या है। कवि क्या बताना चाहते हैं कि संसार में कृषि उत्पादन उपभोग करने पर, संसार में कृषि उत्पादन उपभोग करने पर, सब लोग करते हैं, संसार में कृषि उत्पादन कहते हैं कि आपने खेती की, कृषि की, और कृषि करने पर क्या, उपभोग करने पर एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाते। उपभोग करने पर एक निश्चित समय बाद संसार में कृषि उत्पादन उपभोग करने पर एक निश्चित समय बाद क्या हो जाते हैं, ध्यान रखना, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त
हो जाते हैं। ठीक है, तो संसार में कृषि उत्पादन उपभोग करने पर एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। परंतु ध्यान रखना, काव्य रस जो है, परंतु काव्य रस कभी समाप्त नहीं होता। परंतु ध्यान रखना, जो काव्य रस है, कविता का जो आनंद है, कभी समाप्त नहीं होता, परंतु काव्य रस अनंत होता है। ध्यान रखोगे इस चीज का। परंतु काव्य रस कैसा होता है, अनंत होता है। परंतु काव्य रस अनंत होता है। परंतु काव्य रस कैसा होता है, ध्यान रखना, अनंत होता है। ध्यान रखोगे, काव्य रस कैसा होता, अनंत होता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। वह सभी, ध्यान रखना, कालों तथा देशों के लोगों में वह क्या काव्य, वह सभी कालों तथा ध्यान रखोगे इस चीज का। क्या कह रहे हैं कि वह सभी कालों तथा देशों में लोगों को आनंद देता है, लोगों को आनंद देता। आनंद क्या देता है, ध्यान रखना, जो काव्य, कवि ने जो कविता का निर्माण किया है वो क्या करता है, सभी को आनंद देने का कार्य करता है। सभी कालों तथा देशों में लोगों को आनंद देने का कार्य करता है। ध्यान रखना, इस प्रकार, ध्यान रखोगे इस प्रकार, क्या ये जो कविता है, ध्यान रखना, साहित्यिक रचना, इस प्रकार साहित्यिक रचना, इस प्रकार साहित्यिक रचना, जो कविता का कवि ने निर्माण किया, साहित्यिक रचना एक ऐसा बर्तन है, ध्यान रखना, एक ऐसा बर्तन है, साहित्यिक रचना एक ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी समाप्त नहीं होता है। भरा रस एक ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी समाप्त नहीं होता है। अर्थात जो कविता है लोगों को आनंद की प्राप्ति कराती है। ठीक है, इस चीज का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये इसका क्या उत्तर है, संसार में कृषि उत्पादन उपभोग करें, एक निश्चित समय बाद समाप्त हो जाते हैं, परंतु काव्य रस कैसा होता, अनंत होता है। वह सभी कालों तथा देशों में लोगों को आनंद देने का कार्य करता है। इस प्रकार साहित्यिक जो रचना होती है, साहित्य रचना एक ऐसा बर्तन है जिसमें भरा रस कभी समाप्त नहीं होता। ये लिखा ना, अक्षय, अक्षय का अर्थ होता जाना का जो कभी समाप्त न हो। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। देखें आगे, अब पूछा गया है आलोक धनवा का साहित्यिक परिचय। ध्यान रखोगे इस चीज का, एक कवि परिचय पूछा जाएगा, एक लेखक परिचय पूछा जाएगा, अथवा में पूछे जाएंगे। दोनों में से आपको क्या करना, एक करना है, 4 नंबर का आएगा। हमने यहाँ पर 2 नंबर का इसलिए लिया कि हमने प्री बोर्ड को कहते हैं कि डिविडेशन कर रखा, उसके 3 भाग कर, इस कारण से 2 नंबर का है। तो आपके एक कवि परिचय आएगा, एक लेखक परिचय आएगा, दोनों में से एक अच्छे से तैयार कर लेना, 4 नंबर का पूछा जाएगा। हम मुख्य बातें देखें कवि परिचय के बारे में देखते हैं। आलोक धनवा जो है हमारा जो दूसरा पार्ट है, ध्यान रखना, आलोक धनवा पतंग जो कविता लिखी गई वहां से लिया गया है। कहते हैं कि यहाँ पर 1948 में ध्यान रखना, बिहार के 1948 में बिहार के ध्यान रखना, मुंगेर जनपद में, मुंगेर जिले में 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में क्या हो गया, जन्म हो गया। ठीक है, 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में जन्म। 1948 से लेकर, ध्यान रखना, 1948 से लेकर अब तक कहने का अभिप्राय है इनकी अभी तक मृत्यु नहीं हुई है। अभी तक ध्यान रखना स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। तो 1948 से ध्यान रखना अब तक का इनका समय है, आज तक वर्तमान तक ध्यान रखना आलोक धनवा क्या है, जीवित है। 2 बातें ध्यान रखोगे, क्या कौन सी बात है कि 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में इनका जन्म हो गया, 1948 से लेकर अब तक अभी तक कहते हैं कि ये क्या है, जीवित है, अभी तक इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ध्यान रखना, कविता को एक नई पहचान देने का कार्य किया। ध्यान रखना, कविता
कविता को नई पहचान दी है, ध्यान रखना, कविता को नई पहचान देने का कार्य किया गया इनके द्वारा। कविता को नई पहचान देने वाले, ध्यान रखना, कविता को नई पहचान देने वाले कवि, कविता को नई पहचान देने वाले क्या है, कवि है। कविता को नई पहचान देने वाले क्या कवि माने जाते हैं, कौन, आपके आलोक धनवा। ठीक है, और कविताएं जो है ध्यान रखना, उन कविताओं में ध्यान रखना वर्णन किया गया है, किनका वर्णन किया गया है, सामान्य व्यक्तियों का वर्णन किया गया, इन्होंने अपनी कविता में वर्णन किया है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना एक और बात, क्या रचनाएं कौन कौन सी लिखी गई इनके द्वारा, कौन कौन से इनके द्वारा ग्रंथ लिखे गए, इस चीज का भी ध्यान रखोगे। प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी लिखी गई है, प्रसिद्ध कविताएं देखो क्या क्या है। प्रसिद्ध कविताएं, एक तो ध्यान रखना 1972 से इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, प्रसिद्ध कविताएं, या ध्यान रखना प्रसिद्ध ग्रंथ, ऐसा लिख लो, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं इनके। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं या प्रसिद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, 2-3 रचनाएं जो ध्यान रखना इस चीज की। देखो नंबर 1 है ध्यान रखना भागी हुई लड़कियां। क्या क्या ध्यान रखोगे, प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से, ध्यान रखना भागी हुई लड़कियां, भागी हुई लड़कियां। ठीक है, भागी हुई लड़कियां, भागी हुई लड़कियां। फिर क्या लिखोगे, ध्यान रखना दूसरी, जनता का आदमी। क्या है, जनता का आदमी, जनता का आदमी। एक तीसरी और ध्यान रखना, ब्रूनो की बेटियां। क्या है, ब्रूनो की बेटियां। ये 3 रचनाएं ग्रंथ ध्यान रखोगे। 1972 से ध्यान रखना इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, 1972 से ध्यान रखना लिखना प्रारंभ किया, 1972 से ध्यान रखना लिखना प्रारंभ किया है। 1972 से लेखन कार्य प्रारंभ, लेखन कार्य की शुरुआत की गई है। ठीक है, लेखन कार्य की शुरुआत 1998 में, ध्यान रखोगे 1998 में, 1998 में एकमात्र, 1998 में एकमात्र काव्य संग्रह, कौन सा, एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। एकमात्र काव्य संग्रह ध्यान रखोगे, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है। ठीक है, एकमात्र काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, कौन सा, दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखोगे दुनिया रोज बनती है, एकमात्र काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है इनका। ठीक है, कब प्रकाशित, 1998 में प्रकाशित हुआ है। प्रमुख रूप से ध्यान रखना पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं इनको, प्रमुख रूप से ध्यान रखना पहल सम्मान, प्रमुख रूप से पुरस्कार कौन कौन से मिले, ध्यान रखना पहल सम्मान एक पुरस्कार मिला है, पहल सम्मान के बाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन मुख्य मुख्य पुरस्कार ध्यान रखोगे, ध्यान रखना पहल सम्मान, नागा अर्जुन सम्मान, पहल सम्मान के बाद में नागा अर्जुन सम्मान भी मिला है, पहल सम्मान, नागा अर्जुन सम्मान। और नागा अर्जुन सम्मान के बाद में एक और सम्मान है, ध्यान रखना कौन सा, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान। ये प्रमुख रूप से क्या मिले, सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान। ठीक है, ये प्रमुख रूप से क्या मिले हैं, पुरस्कार मिले हैं, किनको, आलोक धनवा को। ठीक है, तो ये आलोक धनवा का परिचय है, साहित्यिक परिचय। मुख्य मुख्य ध्यान रखोगे 1948 से अब तक का समय है, बिहार के मुंगेर जिले में जन्म हो गया। कविता को नई पहचान देने वाले कवि, सामान्य लोगों का ध्यान रखना, अपनी कविता में क्या किया, वर्णन करने का कार्य किया। सामान्य लोगों का ध्यान रखना, कविता में वर्णन करने का कार्य किया। सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती इन कविता। प्रमुख रचनाएं, भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, ब्रूनो की बेटियां। 1972 से ध्यान रखना लेखन कार्य प्रारंभ किया गया, 1972 से शुरुआत की, 1998 में एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है वो छपा है, प्रकाशित हुआ है। और हमारे जो दूसरा पार्ट है पतंग, वो यहाँ से लिया गया, ध्यान रखना दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से। पहले सम्मान नागा अर्जुन सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान, अनेक प्रकार के पुरस्कार मिले इनको, और वर्तमान में क्या है, जीवित है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो खंड दे आ गया, खंड दे लास्ट है। इसमें क्या पूछा गया, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। पद्यांश में से ध्यान रखना 2 व्याख्या आएगी, 2 में से आपको क्या करनी, 1 करनी है। 2 पद्यांश में से ध्यान रखना आपको क्या करनी है, ध्यान रखना 1 व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, पहला जो पद्यांश है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पूछी है, कहां से आई, ध्यान रखना। खेती ने किसान को भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिश ने चाकर को चाकरी।
जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहे एकंसो कहाँ जाई कहा करी। वेदु पुरानी कही लोकु बिलोकी अत सांकरे सब पे राम राव रे कृपा करी। दारी दसानन दबाई दूनी दीन बंधु देख दूरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। ये जो पद्यांश से ध्यान रखा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो कवितावली उत्तरकांड लिखा गया है वहां से इस पद्यांश को लिया गया है। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी का चित्रण कर रहे हैं। तत्कालीन समय की, उस समय की कहते हैं कि इतनी कहते हैं कि गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी फैल गई थी। तो ध्यान रखना, इसकी क्या करनी है आपको, सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या करो उससे पहले इस चीज का ध्यान रखना कि सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 बातों का उल्लेख करना है और 4 बातों का उल्लेख करते हुए फिर आप क्या करोगे, सप्रसंग व्याख्या करोगे। तो संदर्भ आप क्या लिखोगे, ध्यान रखना, इधर लिख रहा हूं, देखो मैं संदर्भ क्या लिखना आप लोगों को, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत ये पद्यांश कहां से लिया गया। ध्यान रखना, संदर्भ में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश कहां से लिया गया, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, आरोह भाग 2। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान रखना, आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 में संकलित है, आरोह भाग 2 में संकलित, संकलित कवितावली, याद रखना क्या है, यहां लिख रहा हूं आगे, कवितावली नामक अध्याय से लिया गया है, कवितावली नामक अध्याय से लिया गया है, कवितावली नामक अध्याय से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है, लिया गया है, जिसके रचयिता, जिसके रचयिता, यहाँ उसकी कवि की विशेषता का उल्लेख करना, ध्यान रखना, लोक मंगल की साधना के कवि है। कौन, गोस्वामी तुलसीदास जी, लोक मंगल की, लोक मंगल की साधना के कवि, लोक मंगल की साधना के कवि, लोक मंगल की साधना के कवि गोस्वामी तुलसीदास है। ठीक है, ये क्या लिखोगे, संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली नामक अध्याय से लिया गया है, जिसके रचयिता लोक मंगल की साधना के कवि गोस्वामी तुलसीदास है। उसकी विशेषता का उल्लेख करोगे, ध्यान रखना, लोक मंगल की साधना के कवि है कौन, गोस्वामी तुलसीदास। कवि का नाम लिखो, उस कवि का नाम लिखने से पहले ये विशेषता क्या करनी है, लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या वर्णन किया गया, ध्यान रखना, इस प्रसंग में क्या ध्यान रखोगे, प्रसंग में किसका वर्णन, ध्यान रख, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी का वर्णन है। क्या है, बेकारी, बेरोजगारी का, बेकारी, बेरोजगारी, ध्यान रखना, बेकारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी का चित्रण किया गया है, किसके द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, बेकारी, बेरोजगारी का चित्रण। देखो क्या कह, संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, इसके बाद व्याख्या करोगे, ध्यान रखना, व्याख्या को रटता नहीं, समझना है। देखो क्या क्या व्याख्या है, क्या कह रहे हैं, खेती ने किसान को, तुलसीदास जी अपने समय की गरीबी का वर्णन करते हुए कहते हैं, बेरोजगारी, बेकारी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेती ने किसान को खेती नसीब नहीं हो रही है, भिखारी को ने भीख, भिखारी को भीख नहीं मिल रही, और बलि का ध्यान रखना होता दान दक्षिणा, भिखारी को भीख और दान दक्षिणा नहीं मिल रही है। तुलसीदास जी अपने समय की बेकारी, बेरोजगारी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान को खेती नसीब नहीं हो रही है, भिखारी को भीख और दान दक्षिणा नहीं मिल पा रही है। बनिक को बनिज, बनिक को बनिज, व्यापारी का व्यापार, ध्यान रखना, बनिक को बनिज व्यापारी का जो व्यापार है वो नहीं चल रहा है, बनिक को बनिज, ध्यान रखना, व्यापारी का जो व्यापार है वो नहीं चल पा रहा है। और ने चाकर को चाकरी, चाकर यानी नौकर, ध्यान रखना, चाकर का क्या होता है, ध्यान रखना, नौकर, और चाकरी का ध्यान रखना, नौकरी, चाकरी का ध्यान रखना, नौकरी, ने नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिल पा रही है। 2 पंक्तियां हो गई है, क्या कह रहे हैं, कवि यानी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की बेकारी, बेरोजगारी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान को खेती नसीब नहीं हो रही है, भिखारी को भीख और दान दक्षिणा नहीं मिल रही है, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है, और ने नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिल पा रही है। जीविका विहीन लोग, ध्यान रखना, जीविका विहीन लोग यानी जीविका विहीन यानी बेरोजगार, सारे के सारे लोग, ध्यान रखना, बेरोजगार हो गए हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच व सोच कर दुखी है,
सारे के सारे लोग, ध्यान रखना, बेरोजगार हो गए, बेरोजगार होकर सोचकर दुखी है। क्या सोचकर दुखी है? कि कहते हैं एक सौ एक दूसरे से, सारे के सारे लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? कहाँ जाए, का करी, कहाँ जाए और क्या कर। ऐसी स्थिति में सारे के सारे बेरोजगार लोग एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कहाँ जाए और क्या करें। देखिए 4 पंक्तियां हो गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की बेकारी बेरोजगारी का चित्रण करते हुए क्या कहते हैं कि किसान को खेती नसीब नहीं हो रही है, भिखारी को भीख और दान दक्षिणा नहीं मिल पा रही है, व्यापारी का व्यापार नहीं चल रहा है और न नौकरी पेशा लोगों को नौकरी मिल पा रही है। सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं और दुखी हैं, सभी एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कहाँ जाएं और क्या करें। वेदु पुराणी का ही ध्यान रखना, वेदु यानी वेदों में, वेदु का ध्यान रखना वेदों में, जैसा कि वेदों में कहा गया है और कहाँ कहा गया, पुराणों में कहा गया, जैसा कि वेद और पुराणों में कहा गया है। लोकु यानी संसार में, लोकु ध्यान रखना संसार में, और विलोकियत देखा गया है, जैसा कि वेद और पुराणों में कहा गया है और इस संसार में भी देखा गया है। जैसा कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और इस संसार में भी देखा गया है कि सांकरे सब पे राम, सांकरे संकट के समय, सांकरे ध्यान रखना संकट के समय, राम भगवान राम, रावरे का ध्यान रखना आपने, कि जब संकट का समय आता है तो भगवान ने सब पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं, दया करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जैसा कि वेद और पुराणों में कहा गया है और इस संसार में भी देखा गया है कि संकट के समय भगवान राम ने ही सब पर दया की है। दारी दशानन, दारिद कहते हैं ध्यान रखना गरीबी को, और दशानन कहते हैं ध्यान रखना रावण को। इस गरीबी रूपी रावण ने पूरे के पूरे संसार को, कहते हैं कि पूरे संसार की गर्दन को पकड़ कर रखा है। कहने का अभिप्राय पूरे संसार में गरीबी फैल रखी है, गरीबी है वही ध्यान रखना रावण है, रावण है वही गरीबी है। या उपमेय में उपमान का क्या ध्यान रखना? आरोप है, और जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वह अलंकार होता है ध्यान रखना रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि इस गरीबी रूपी रावण ने पूरे संसार की गर्दन को दबा रखा है। दूरित दहन ध्यान रखना, दूरित दहन पापों से जलना, कहते हैं कि संसार में पाप ही पाप हो रहे हैं, तो पापों से जलना, पापों से जलती हुई दुनिया को देख कर तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? हाहाकार कर रहे हैं कि जो लोग हैं कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, अपने पेट को पालने के लिए गलत काम कर रहे हैं। बस लोगों को एक ही बात की चिंता सता रही है कि जो पेट की आग है, जो पेट की भूख है, वो शांत होनी चाहिए। ठीक है, तो व्याख्या अच्छे से करोगे। और व्याख्या के बाद में ध्यान रखना अंतिम जो बिंदु लिखना, आपको लिखना विशेष। अंतिम बिंदु क्या लिखना? विशेष लिखना। विशेष के अंदर का 2-3 बिंदु लिखना है। तो पहला क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश जो है इसकी भाषा कैसी है? तो प्रस्तुत पद्यांश की भाषा, प्रस्तुत पद्यांश साहित्यिक ब्रज भाषा में रचित है। ध्यान रखोगे प्रस्तुत पद्यांश किस भाषा में रचित है? तो प्रस्तुत पद्यांश साहित्यिक ब्रज भाषा के अंतर्गत रचित है। प्रस्तुत पद्यांश साहित्यिक ब्रज भाषा में रचित है। प्रस्तुत पद्यांश साहित्यिक ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश कवित छंद में रचित है। प्रस्तुत पद्यांश किस छंद में रचित है? ध्यान रखना प्रस्तुत पद्यांश कवित छंद में। कौन से छंद में? ध्यान रखना कवित। प्रस्तुत पद्यांश ध्यान रखोगे किस छंद में रचित है? कवित छंद में क्या है? रचित है, कवित छंद में रचित है। और अलंकार कौन सा? मुख्य रूप से ध्यान रखना रूपक अलंकार है। तो दारिद दशानन ऐसा लिख लेना, दारिद दशानन, दारिद दशानन और दूरित दहन, दारिद दशानन और दूरित दहन में रूपक अलंकार है। दारिद दशानन और दूरित दहन में ध्यान रखना, दारिद दशानन और दूरित दहन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार किस कारण से हुआ? उपमेय में उपमान का क्या है? ध्यान रखना आरोप है। उपमेय में उपमान का क्या ध्यान रखना? आरोप है। उपमेय में उपमान का क्या ध्यान रखना? आरोप है। इस कारण से रूपक अलंकार है। ठीक है, तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इन चारों बिंदुओं का उल्लेख करते हुए फिर आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, देखो अथवा में 2 आएगी, एक व्याख्या और होगी आगे। अथवा में देखो लिखा है, एक अथवा में एक और व्याख्या है। तृतीय समीर सागर पर कहां से ली गई? ध्यान रखना बादल राग। बादल राग कविता जो लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, वहां से इस पाठ को लिया, वहां से इस पद्यांश को लिया गया है। पहले वही बात ध्यान रखना, संदर्भ लिखना है।
संदर्भ में क्या लिखोगे, ध्यान रखना इस चीज का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कहां से लिया गया, संदर्भ ध्यान रखना बादल राग नामक कविता से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश कहां से लिया गया, बादल राग नामक कविता से लिया गया है। और जिसकी रचयिता कौन है, ध्यान रखना, जिसकी रचयिता कौन है, छायावादी कवि। जिसकी रचयिता छायावादी कवि कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जिसके रचयिता छायावादी कवि, जिसके रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसकी रचयिता, ठीक है, जिसके रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रसंग के अंदर क्या लिखोगे, प्रसंग के अंदर के बादल कविता में किसका वर्णन किया गया, ध्यान रखना, ठीक है, वर्णन किसका किया गया है उसका ध्यान रखना। जो वर्णन का विषय है वो आपको लिखना है, वर्णन का विषय क्या है, ठीक है, वर्णन का विषय क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। फिर व्याख्या करनी है, फिर विशेष लिखना है। देखो वर्णन का विषय के बाद में देखो क्या लिखा है, इसकी व्याख्या देखें। तीर्थी है, तीर्थी यानी तैर रही है, समीर सागर, वायु रूपी समुद्र, ठीक है, वायु रूपी समुद्र। देखो ध्यान रखना क्या है वर्णन का विषय यहाँ पर है, प्रतिपाद्य, ध्यान रखना पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का जो शोषण किया जा रहा है, इस शोषण से मुक्ति दिलाना, ठीक है, ये इसका प्रतिपाद्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल। ध्यान रखना ये पहले शुरुआत में लिखनी है व्याख्या, क्या कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, हे क्रांति यानी परिवर्तन, हे क्रांति के दूत बादल, क्रांति के दूत बादल। बादल ध्यान रखना क्रांति का प्रतीक। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे वायु रूपी समुद्र पर कोई नौका या नाव तैर रही हो, ठीक है। ये पहली पंक्ति है, क्या कह रहे हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे वायु रूपी समुद्र पर कोई नौका या नाव तैर रही हो। ये नौका या नाव कैसी प्रतीत हो रही है, ये नौका या नाव ऐसी लग रही है मानो, कैसी, ऐस्तर सुख पर दुख की छाया, मानो सुखी लोगों के मन में दुख आने की आशंका छाई रहती है। मानो सुखी लोगों के मन में, अस्थिर जो एक जगह टिकता नहीं है, सुख है, तो मानो ये जो नौका है, नाव है, ऐसी लग रही है जैसे सुखी लोगों के मन में, सुखी लोगों के मन में दुख आने की आशंका, सुखी लोगों के मन में दुख आने की आशंका छाई रहती है, ये ऐसी लग रही है नाव, ठीक है। 2 पंक्तियां हो गई है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे क्रांति के दूत बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते हो जैसे वायु रूपी समुद्र पर कोई नाव तैर रही है। ये नौका या नाव ऐसी प्रतीत हो रही है मानो सुखी लोगों के मन में दुख आने की आशंका छाई रहती है, ठीक है। जग यानी संसार, ध्यान रखना, जग यानी संसार, दग्ध यानी पीड़ित है, पीड़ित क्या, ध्यान रखना दुखी है, पूरे संसार के लोगों का हृदय बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है। ऐसे में निर्दय, निर्दय निष्ठुर, निष्ठुर कौन है, ध्यान रखना बादल, निष्ठुर कौन है, ध्यान रखना यहाँ पर बादल है। ऐसे में कहते हैं कि दुखों से जले हुए लोगों के हृदय के रूप में तुम्हारा निष्ठुर क्रांति रूपी मायावी विस्तार फैला हुआ है, ठीक है। किसका, ध्यान रखना बादल का फैला हुआ है। क्या कह रहे हैं कवि, पूरे संसार के लोगों का हृदय बड़ा पीड़ित है, ठीक है। तो संसार के दुखों से जले हुए लोगों के हृदय के रूप में तुम्हारा निष्ठुर क्रांति रूपी मायावी विस्तार फैला हुआ। निष्ठुर रूप किसका, ध्यान रखना यहाँ निष्ठुर रूप बताया गया है बादल का, ठीक है। यह है तेरी रणतरी, रणतरी ध्यान रखना युद्ध की नौका, ठीक है, युद्ध की नौका। रणतरी किसको कहा गया, ध्यान रखना युद्ध की नौका को कहा गया है। रणतरी किसको कहा गया, ध्यान रखना ये तुम्हारी युद्ध की जो नौका है, अनेक प्रकार की आकांक्षाओं से, अनेक प्रकार की इच्छाओं से, ध्यान रखना अनेक प्रकार की इच्छाओं से भरी हुई है। घन यानी बादल, घन यानी बादल, ध्यान रखना घन का क्या होता है, ध्यान रखना बादल होता है। तो क्या कह रहे हैं कि घन तो क्या यहाँ पर बादल है। भेरी गर्जन, भेरी गर्जन युद्ध के नगाड़ों की आवाज, ध्यान रखना बादलों की जो गड़गड़ाहट है उसे क्या कहा गया है, ध्यान रखना युद्ध के नगाड़ों की आवाज, युद्ध के नगाड़ों की आवाज, युद्ध के नगाड़ों की आवाज। वास्तविकता में क्या है, बादलों की गड़गड़ाहट, क्या है वास्तविकता में बादलों की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट। तो
बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर, युद्ध के नगाड़ों जैसी आवाज को सुनकर, कहते हैं भेरी गर्जन युद्ध के नगाड़ों की आवाज, बादलों की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर, सजग का तो ध्यान रखना जाग जाना, जाग गए हैं, सुप्त यानी सोए हुए, अंकुर का अर्थ बीज है कि बादलों की गड़गड़ाहट को सुनकर पृथ्वी के गर्भ में जो अंकुर सोए हुए थे वो भी कहते हैं कि जाग गए थे। जैसे बादलों की गड़गड़ाहट आकाश में हुई तो कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में जो अंकुर बीज सोए हुए थे उन्हें भी लग रहा है कि हमें भी एक नया जीवन मिलने वाला है। उर में, उर यानी हृदय में, पृथ्वी की आशाओं से, कहते हैं कि जो बीज है पृथ्वी के जो गर्भ में सोए हुए हैं उन्हें भी इस बात की आशा है कि हमें भी क्या मिलेगा, एक नया जीवन मिलेगा। मानो वो जो अंकुर है, जो बीज है, नव जीवन की आशा में अपने सिर को ऊंचा कर रहे हैं, नए जीवन की आशा में कि अंकुर में जब वर्षा होगी और वर्षा होने से कहते हैं कि जो अंकुर है, जो बीज है, वो क्या हो जाएंगे, एक छोटे से पौधे का रूप धारण कर लेंगे। तो उन अंकुरों को, बीजों को भी लग रहा है कि हमें भी एक नए जीवन की प्राप्ति होने वाली है और मानो अपने सिर को ऊंचा करके आकाश में देख रहे हैं, किसको, बादलों को ताक रहे हैं, ताक रहे हैं, ध्यान रखना, देख रहे हैं, देख रहे हैं, कौन, बीज, ये विप्लव के बादल, कहते हैं कि विप्लव, परिवर्तन, क्रांति, और क्रांति की शक्ति किसमें, ध्यान रखना, इस बादल में। कौन सी शक्ति है, ध्यान रखना, क्रांति की शक्ति है। क्रांति से अभिप्राय परिवर्तन की शक्ति है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो ये निम्न वर्ग का शोषण किया जा रहा है, जब क्रांति होगी तभी कहते हैं कि इन पूंजीपति लोगों से, मजदूर किसान का जो शोषण हो रहा है उनसे क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, और निम्न वर्ग का, किसान मजदूर की खुशहाली के दिन आएंगे। ये तो क्या करनी है, आपको अच्छे से व्याख्या करनी है, और व्याख्या के बाद में ध्यान रखना विशेष, क्या ध्यान रखोगे आप लोग, विशेष, ठीक है। विशेष के अंतर्गत ध्यान रखना 2-3 बिंदु जो आपको लिखने हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, 4 बिंदुओं का उल्लेख करना है, और 4 बिंदुओं का उल्लेख करते हुए क्या करोगे आप, सप्रसंग व्याख्या करोगे। क्या लिखोगे, भाषा, भाषा, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा संस्कृतनिष्ठ, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं प्रभावपूर्ण है, ठीक है। और दूसरा, चित्रात्मक शैली, ध्यान रखोगे, चित्रात्मक शैली का क्या है, प्रयोग है। चित्रात्मक शैली का क्या है, प्रयोग है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। चित्रात्मक शैली का क्या है, ध्यान रखना, प्रयोग है। और तीसरी बात ध्यान रखना, जो अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे वहां लिखा हुआ शुरुआत में समीर सागर, तो ध्यान रखना समीर सागर में अनुप्रास भी है, रूपक भी है, ठीक है। तो समीर सागर, समीर सागर, ठीक है, में रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों एक ही है, रूपक अलंकार है, साथ में अनुप्रास अलंकार भी है। रूपक अलंकार तो कैसे है, उपमेय में उपमान का आरोप किया, इस कारण से रूपक अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है, ठीक है। तो ये आपका जो है पहला भाग क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। इसका जो पहला भाग है पूरा हो गया है। अगली कक्षा में जो हमारा अगला दूसरा भाग जो होगा, ठीक है, दूसरा जो भाग होगा उसकी फिर हम चर्चा करेंगे। आपको ज्ञान क्या रखना है, कल जो क्लास होगी उस कल की कक्षा में ध्यान रखना 3 प्री बोर्ड, कल की कक्षा में ध्यान रखोगे 3 प्री बोर्ड का क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। एक तो ध्यान रखना एग्रीकल्चर, बायो एग्रीकल्चर का, दूसरा ध्यान रखना आपके बायो का, और तीसरा मैथ का, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना, अच्छे से प्री बोर्ड करना है। ये जो लिंक दे रखा है, मिस्ड कॉल ऑन दिस नंबर एंड गेट लिंक्स, अगर आपको लिंक की प्राप्ति करनी है तो इस नंबर पर आप क्या दें, मिस कॉल दें। अपेक्स ऑनलाइन स्कूल, ठीक है, जो लिखा हुआ ऐप कस्टमर सपोर्ट नंबर, इस नंबर पर जाकर आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद।